हेलो स्टूडेंट, लास्ट पार्ट में हमने 7.2 के क्वेश्चन किए थे। क्लियर? तो आई होप कि आपने 7.2 की प्रैक्टिस करी होगी और सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और फेयर कॉपी में नहीं करेंगे ना, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आपको प्रैक्टिस मस्ट है। तो आज हम 7.5 पढ़ेंगे और 7.3 एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन करेंगे। करें स्टार्ट। देखो, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियां। अभी तक तो हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़े थे और कुछ उसके उदाहरण देखे थे और प्रश्नावलियां करी थी। अब इसमें कुछ और कसौटियां भी हम देख सकते हैं। तो आप इस अध्याय में पहले यह देख चुके हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होने पर दोनों त्रिभुज की सर्वांग समता होना आवश्यक नहीं है। मतलब अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो भी वो सर्वांग सम हो जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो एक कोई छोटा त्रिभुज है, इसके 3 कोण हैं और वही कोण में बड़े त्रिभुज में भी बना सकती हूँ ना, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। उसके लिए और कसौटियां भी होनी चाहिए या और क्राइटेरिया भी होना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि संभवतः एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं के दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होने पर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए। यह आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में त्रिभुज निसंदेह सर्वांग सम होते हैं। देखो, कोण के केस में आप सर्वांग सम नहीं कह सकते कि एक कोण है जिसके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो भी ये सर्वांग सम नहीं होगा। लेकिन एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, जैसे ये आपस में इस त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो भुजाओं के केस में तो सर्वांग सम होंगे, लेकिन कोण के केस में यह क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है। मतलब इसमें हम नहीं कह सकते कि ये सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, तो इसमें संशय है। मतलब ये परफेक्ट नहीं है कि हाँ ये सर्वांग सम होंगे ही, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो इस धारणा को निश्चित करने के लिए 4, 3.5 और 4.5 के 2 त्रिभुज खींचे। ये हमने कोई 2 त्रिभुज खींच लिए, ये 3.5, ये 4 और 4.5, ये 3.5, ये 4.5 और 4। इन्हें काटकर एक दूसरे पर रखिए। आप क्या देखते हैं, यदि बराबर भुजाओं को एक दूसरे पर रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। जैसे आपने एक पेपर पे एक त्रिभुज बनाया इस आकृति का 3.5, 4.5 और 4, और दूसरा सेम 4, 4.5 और 3 सेम बनाया, और आपने उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रखा कट करके, तो आप देखोगे कि ये पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज पे पूर्णतया ढक जाता है। मतलब हमको उसका कोई कोना नजर नहीं आएगा। जैसे ये त्रिभुज एक ही कुछ है तो उसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर आ जाएगा, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे वाला कौन सा है ऊपर वाला कौन सा है। तो ये त्रिभुज सर्वांग सम है। इस क्रियाकलाप को कुछ अन्य त्रिभुज खींचकर भी दोहराइए। इस प्रकार हम सर्वांग समता के एक और नियम पर पहुंच जाते हैं। इसमें हम एक और नियम के बारे में पढ़ेंगे, प्रमेय SSS सर्वांग समता नियम। देखो, अभी तो हमने 2 नियम पढ़े थे, साइड एंगल साइड, एक पढ़ा था एंगल साइड एंगल, और अब ये नियम है साइड साइड साइड, मतलब तीनों भुजाएं बराबर हो। तो यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक उपयुक्त रचना करके इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। देखो, आप SAS सर्वांग समता नियम में पहले ही देख चुके हैं कि बराबर कोणों के युग्म संगत बराबर भुजाओं के युग्म के बीच होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी नहीं हो सकते हैं। जैसे हमने अभी पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था कि 2 त्रिभुज, जैसे 2 भुजाएं हैं और उनके बीच का कोण, जैसे ये कोई 2 त्रिभुज थे, ये कोई दोनों सेम है। अब ये 2 भुजाएं और उसके बीच का कोण, और ये त्रिभुज उसके 2 भुजाएं और उसके बीच को, यही सर्वांग सम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक भुजा तो इसकी ये ले रहे हो और दूसरा कोण सामने वाला ले रहे हो, नहीं, बिल्कुल संगत भाग होना चाहिए। जैसे इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं और उसके बीच का कोण, तो इस त्रिभुज के भी ये दोनों भुजाएं और उसका बीच का कोण होना चाहिए। और जैसे अब 2 कोण की बात करें तो 2 कोण और उसके बीच की भुजा, ऐसे, तो सेम वही कंडीशन दूसरे उसमें भी फॉलो होनी चाहिए। तो ये हमने लास्ट पार्ट में देखा था। तो अब इस क्रियाकलाप को कीजिए। 2 समकोण त्रिभुज ऐसे खींचिए जिसमें प्रत्येक का कर्ण 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 4 सेंटीमीटर की हो।
देखो एक मैंने कोई 90 डिग्री बना दिया, उसमें एक मैंने 4 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, और दूसरा इसका कर्ण ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर का, जैसे मैंने 5 सेंटीमीटर का ये बना दिया। दूसरा त्रिभुज सेम ऐसे ही बनाया, 4 का एक भुजा और दूसरी 5 सेंटीमीटर की बना दी। तो अब इन्हें काटिए और एक दूसरे पर इस प्रकार रखिए कि बराबर भुजाएं एक दूसरे पर आए, मतलब जो बराबर वाली भुजा है वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप होनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो त्रिभुजों को घुमाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेते हैं, इसीलिए ये सर्वांगसम है। और यह क्रियाकलाप अन्य समकोण त्रिभुजों के युग्म को लेकर भी आप दोहरा सकते हैं। मतलब समकोण त्रिभुज एक आपने बनाया जिसमें एक भुजा, जैसे लंब या आधार, दोनों में से आप एक कोई भी 4 सेंटीमीटर ले लो, और जो कर्ण है ना वो आप 5 सेंटीमीटर लो। कर्ण तो फिक्स है, लंब और आधार आप वेरी कर सकते हो। तो आपने एक 4 सेंटीमीटर ले लिया और ये 90 डिग्री का है, ये ध्यान रखना, 90 समकोण है ये। अब आपने एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के ऊपर रखा, तो आप देखेंगे कि वो उसको पूर्णतया ढक रहा है, वो वाला त्रिभुज, तो वो त्रिभुज भी सर्वांगसम है। तो आप पाएंगे कि दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनके कर्ण बराबर हो और भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। तो आप इस तथ्य की जांच पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। ध्यान दीजिए, इस स्थिति में समकोण अंतर्गत कोण नहीं है, समकोण अंतर्गत कोण नहीं है, और इस प्रकार आप निम्न सर्वांगसमता नियम पर पहुंच गए। देखो इसमें यह है कि एक समकोण त्रिभुज है और 2 भुजाएं समान है, इसमें हमको ये क्राइटेरिया दिया है। तो ये वाली सर्वांगसमता कौन सी होगी? RHS सर्वांगसमता नियम। इस नियम को ध्यान रखना, जिसमें एक समकोण त्रिभुज होगा उसमें RHS वाली सर्वांगसमता लागू होगी। तो इसमें यदि 2 समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर हो तो वह सर्वांगसम होते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण है, उसका कर्ण सेकंड वाले के कर्ण के बराबर होना चाहिए, और एक भुजा कोई सी भी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो लंब हो या आधार हो, तो बस तो वो सर्वांगसम होगा। और उसका रूल क्या है? RHS, R यानी राइट एंगल, H यानी हाइपोटेनियस और भुजा यानी साइड। तो RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। ये हमने ये रूल है। जैसे SSS सर्वांगसमता नियम था, ASA सर्वांगसमता नियम था, और जो भी रूल थे ना, तो अब ये RHS भी एक सर्वांगसमता नियम है, ये भी हम आगे मेंशन करेंगे। तो ये उदाहरण है मेरा जिसमें AB रेखाखंड है और PQ इस रेखाखंड के विपरीत AB के विपरीत इस प्रकार स्थित है कि इसमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। मतलब ये कोई एक दूसरे पे विपरीत दिशा में, मतलब ऐसे क्रॉस में। अब इसमें A और B इसमें समदूरस्थ बिंदु पे है, और रेखा PQ रेखा AB का लंब समद्विभाजक है, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू PB ये हमको दे रखा है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है, तो यानी जो PA और PB की जो दूरी है वो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं PA इक्वल टू PB। सेकंड, QA इक्वल टू QB, ये भी आपस में बराबर है दोनों। अब हमको ये दर्शाना है कि PQ ये लंब है AB पर, और रेखाखंड PQ रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। अब ये जो PQ है ना, पूरा ये लाइन ये AB को बिल्कुल हाफ बराबर पार्ट में बांट रही है। इसका मतलब मुझे AC इक्वल टू BC आना चाहिए, यानी AC को लंब समद्विभाजित करिए, बराबर भागों में बांट रही है। तो मान लीजिए रेखा PQ रेखा AB को C पर प्रतिच्छेदित करती है। तो आप इस आकृति में 2 सर्वांगसम त्रिभुज ले सकते हैं। जैसे कौन से त्रिभुज हो गए? एक मैंने लिया PAQ ये वाला, और दूसरा मैंने लिया PBQ ये वाला, ये फर्स्ट और ये सेकंड, 2 त्रिभुज ले लिए मैंने। अब देखो AP इक्वल टू BP, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, दोनों बराबर है ना डिस्टेंस, ये हमको गिवन है, तो हमने लिखा दिया है। AQ इक्वल टू BQ, ये AQ और BQ बराबर है, ये भी हमको
दिया है। अब देखो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू खड़ी भुजा है, ये दोनों में कॉमन है यानी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसमें कौन सी सर्वांग समता नियम लगा? पी ए क्यू सर्वांग सम है पी बी क्यू के एस 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 नियम से, तीनों भुजाएं समान है यानी साइड साइड साइड। कौन से सर्वांग समता नियम? एस 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 रूल। तो इसीलिए अब मैं कह सकती हूं कि AP बराबर है BP के, नहीं सॉरी, अब कोण की बात करें, ये तो हमको पता था। अब ये APQ, ये AP और Q, ये वाला कोण बराबर है BPQ के। अब इस कोण के बराबर है कि नहीं? क्योंकि देखो हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया त्रिभुज में, तो अब उसका कोई भी कोण या कोई भी भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि APQ बराबर है BQ के बाय द CPCT रूल। क्लियर? अब हमको त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेना है? PAC, PA और C, ये ऊपर वाला छोटा त्रिभुज, और PBC ये त्रिभुज लेना है हमको, ये वाला लेना है। अब इसमें देखो AP इक्वल टू BP, ये हमको गिवन है। दूसरा APC इक्वल टू BPC, अभी हमने प्रूव किया जस्ट सर्वांग समता से कि ये जो छोटा वाला एंगल है ये इस एंगल के बराबर है। तो मैंने लिख दिया APC इक्वल टू BPC। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया, ये देखो हमको मेंशन भी करते जाना है। देन PC इक्वल टू PC, अभी PC ये खड़ी भुजा है तो ये दोनों में कॉमन है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि कोण PAC सर्वांग सम है PBC के। तो इस अकॉर्डिंग AC इक्वल टू BC हो गया ना, दोनों बराबर हो गए। अब जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो उसका कोई भी भाग मैं आपस में बराबर कर सकती हूँ बाय द CPCT रूल। तो इस अकॉर्डिंग ये दोनों बराबर हो गए, तो ये बराबर हो गए। तो ACP इक्वल टू BCP, अब देखो ACP का है, ACP इक्वल टू BCP, ये भी आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? अब जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो अब देखो इस लाइन को देखो आप, ये एक रेखीय युग्म है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है ये लाइन A, C और B। तो इसमें मैं लिख सकती हूँ कि ACP प्लस BCP इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो एक रेखा पे है ना। अब ACP और BCP दोनों बराबर हैं तो मैं BCP की जगह ACP लिख सकती हूँ ना, तो मैंने लिख दिया इसको 2ACP। अब 2ACP इक्वल टू 180 डिग्री, तो सिर्फ एंगल ACP कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 2 कट गया तो कितना है? 90 डिग्री। तो ACP की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। और मुझे यही तो निकालना था कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। अब वो दोनों बराबर पार्ट में आ गए तो समद्विभाजक तो हो गया, और लंब यानी वो 90 डिग्री है, तो मैंने निकाल लिया कि ये 90 डिग्री है ACP, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया। यही तो हमको प्रूव करना था, है ना। चलो आगे, 1 और 2 से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। जैसे वो PQ है वो AB का लंब समद्विभाजक है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज PAQ और BPQ की सर्वांग समता दर्शाए बिना आप यह नहीं दिखा सकते कि PAC और PBC सर्वांग सम है। यद्यपि AP इक्वल टू BP दिया था और PC इक्वल टू PC उभयनिष्ठ था, और कोण PAC और PBC क्योंकि दोनों में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो यह इस कारण है कि इनमें SSA नियम प्राप्त होता है, और जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सदैव मान्य नहीं है, इसीलिए हम उसको सर्वांग सम उस नियम से नहीं कह सकते थे। साथ ही कोण बराबर भुजाओं के अंतर्गत भी नहीं था, मतलब वो दोनों जो पर्टिकुलरली जो भुजा आप बोल रहे हो वो सेम त्रिभुज में वही भुजा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक त्रिभुज की आप एक भुजा ले रहे हो और दूसरे त्रिभुज की दूसरी ले रहे हो, मतलब वो उसके सापेक्ष होनी चाहिए कि जो भुजाएं ली, जैसे भुजा और भुजा फिर कोण लिया आपने, तो वो भी उस त्रिभुज में भी सेम वही क्राइटेरिया रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दो भुजाएं अलग अलग ले रहे हो, एक साथ वाली नहीं ले रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब इसके कुछ और उदाहरण लेते हैं। अब देखो इसमें उदाहरण 8, बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं L और M से समदूरस्थ बिंदु P है। अब देखो ये कोई बिंदु A पर प्रतिच्छेदित करिए दो रेखाएं L और M, ये देखो
और एक बिंदु कोई P है, ये कोई रेखा है जिसपे P है, और वो हाँ, तो अपन को ये दर्शाना है कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच कोणों को समद्विभाजित करती है। अब जो मेरी AP रेखा है, ये AP दोनों रेखाओं के बीच के कोणों को, अब जैसे ये दोनों के बीच में कोई एक एंगल बन रहा है तो उसको आधा आधा बांट रही है, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, ये हमको प्रूव करना है। समझ में आया? मतलब ये तो कोई मेरी रेखाएं थी और ये AP कोई इसको आधे भाग में बांटी, तो मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, मुझे ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया, हाँ, आपको दिया है कि रेखा L और M परस्पर A पर प्रतिच्छेदित करती है, यहाँ पे कर रही है। मान लीजिए PB लंब है L पर, अब PB का है ये लंब है L पर और PC लंब है M पर। ये देखो PC और PB L पर लंब है और PC M पर लंब है, और ये दिया है कि PC बराबर PB, यानी ये जो छोटा सा पार्ट है वो इक्वल है, PC और PB दोनों इक्वल है, ये हमको अभी तक गिवन है। देन आपको क्या दर्शाना है? आपको ये दर्शाना है कि ये वाला कोण PAB यानी ये बराबर है PAC के, इस वाले कोण के, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, मतलब वो दोनों कोण बराबर होने चाहिए। तो हम सबसे पहले त्रिभुज PAB और PAC लेंगे। PB इक्वल टू PC, देखो PB इक्वल टू PC, दोनों बराबर है, हमको दिया है। दूसरा PBA इक्वल टू PCA, ये वाला एंगल देखो, B और C दोनों है कि नहीं 90 डिग्री के, तो ये भी हमको दिया है। और PA यानी बीच वाली, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम कह सकते हैं कि PAB सर्वांग सम है PAC के। और कौन सा नियम है? देखो, एक तो 90 डिग्री का कोण आ रहा है और 2 भुजाएं आ रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सा नियम लगता था? RHS वाला। जैसे 90 डिग्री आते ही आप ये ध्यान रखना कि मेरे इसमें RHS वाला रूल लगेगा, तो इसमें RHS रूल से हमने बोल दिया कि ये दोनों सर्वांग सम है। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो अब मैं कह सकती हूं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनकी प्रत्येक भुजा और कोण भी बराबर होंगे। तो मैंने कह दिया कि PAB बराबर है PAC के बाय द CPCT रूल। क्लियर? तो ये मेरा प्रूव हो गया। अब हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे, और 7.3 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप प्रैक्टिस करना इन सारे क्वेश्चन की, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। करें स्टार्ट? अब देखो, ये कोई त्रिभुज A B और C, हाँ ये कोई त्रिभुज है, और DBC ये छोटा वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार BC पे बने। ये देखो बेस इनका सेम है ना दोनों का, दोनों पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब देखो, समद्विबाहु का मतलब है कि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तो इस प्रकार है कि A और D भुजा BC को एक ही ओर स्थित है। हाँ, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। तो देखिए आकृति 7.39 में, तो AD को बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेदित करती है। अब जैसे मैंने AD को आगे बढ़ाई तो ये P पर काट रही है, P बिंदु है। तो हमको ये दर्शाना है कि देखो अब कौन कौन से एंगल ले रहे हैं हम, देखना ABD, अब A B और D ये एंगल, और ACD ये सर्वांग सम है कि नहीं, फर्स्ट हमको ये प्रूव करना है। सेकंड हमको करना है ABP, अभी पूरा वाला एंगल ये ABP, और दूसरा ये पूरा वाला एंगल, ये सर्वांग सम है कि नहीं। दो चीजें समझ में आ गई, कौन कौन से अपन ने एंगल लिए। तीसरा, AP कोण A को और कोण D को समद्विभाजित करिए। अब ये मेरी AP लाइन आ रही है ना, वो A को भी समद्विभाजित करिए और D को भी समद्विभाजित करिए, ये हमको तीसरा प्रूव करना। चौथा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। अब जो AP है ना, ये BC का लंब समद्विभाजक है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये बराबर भाग में बांट रही है, यानी BP इक्वल टू PC, ये प्रूव करना है। चारों चीजें आपको समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि हमको क्या करना है। करें स्टार्ट? चलो, फर्स्ट ये सबसे पहले मैंने डायग्राम बना दिया। अब उसमें मुझे गिवन क्या क्या है, अब पहले वो सारी इंफॉर्मेशन लिख लो कि ABC और DBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब जो और उनका आधार BC समान है। तो यानी इसमें AB इक्वल टू AC होगा और BD इक्वल टू DC होगा। तो अब मैंने दो त्रिभुज लिए ABD, फर्स्ट वाला केस ले रही हूँ मैं, जिसमें मुझे क्या प्रूव करना था
ए बी डी ये वाला और ए सी डी ये वाला, ये त्रिभुज मुझे सर्वांग सम सिद्ध करने। अब देखो ए डी इक्वल टू ए डी, अब दोनों में देखो ए डी कॉमन है कि नहीं है, तो वो क्या है मेरा रीजन, मैंने लिखा उभयनिष्ठ। आपको हर में रीजन लिखना है, ये बात ध्यान रखना। आपको इस चैप्टर में जो भी आपने लिखे हैं उस रीजन लिखा है ना, उसके अंदर आपको मेंशन करना है कि इसका कारण क्या है। तो मैंने लिखा इसका कारण है उभयनिष्ठ ब्रैकेट में। ए बी इक्वल टू ए सी, अब देखो ए बी इक्वल टू ए सी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अभी मैंने कहा, तो ये दोनों बराबर है। और बी डी इक्वल टू सी डी, अब देखो बी डी इक्वल टू सी डी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो छोटा वाला जो त्रिभुज था वो भी तो समद्विबाहु है, तो उसकी भी तो दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर है आपस में, तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो कौन सा रूल हो गया इसमें, एस 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 रूल। किससे सर्वांग सम है, बाय एस 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 रूल से। और ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के, हो गया प्रूफ। चले आगे, समझ में आया ना बच्चों ये वाला कि कैसे सर्वांग सम हुए। तीनों भुजाओं को मैंने सर्वांग सम कर दिया, क्योंकि एक तो मेरी कॉमन थी और दो वो समद्विबाहु त्रिभुज में आ रही थी, और इसने पहले ही बोल दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया कि वो दोनों आपस में बराबर है, तो बस ये मैंने सर्वांग समता सिद्ध कर दी। अब सेकंड मुझे ए बी पी और ए सी पी। अब देखो ए बी पी, देखो मैं हाईलाइट इसलिए करती हूँ ताकि आपको त्रिभुज दिख जाए और आपको अच्छे से समझ में आए कि ए बी पी एक त्रिभुज है और ए सी पी ये वाला त्रिभुज, यानी दो अलग अलग त्रिभुजों की बात की मैंने। तो फर्स्ट वाले में ए पी इक्वल टू ए पी, दोनों में ए पी कॉमन है ना, देखो जैसे ये ऐसे त्रिभुज है तो ए पी दोनों में कॉमन है, यस। पी ए सी और बी ए सी, पी ए बी और पी ए सी। अब पी ए बी ये वाला और PAC ये वाला। अब देखो ये आपने कैसे सर्वांग मतलब बराबर प्रूव किए। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम प्रूव किया था ना अभी। तो जब ये दोनों सर्वांग सम हो गए, यानी इसका कोण भी बराबर हुए कि नहीं हुए सारे, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो चाहे अब मैं त्रिभुज ये बड़ा वाला ले लूँ, क्या फर्क पड़ता है, ए कोण तो वही रहा, ए कोण तो वही है ना, तो बस ए दोनों में कॉमन है। तो मैंने ये लिख दिया कि ये PAB और PAC भी बराबर बाय द CPCT रूल, जो अभी जस्ट मैंने 1 वाले में प्रूव किया बस। और AB इक्वल टू AC, ये मुझे कैसे पता चला, AB इक्वल टू AC समद्विबाहु त्रिभुज था, तो बस मैंने लिख दिया। तो ABP सर्वांग सम है ACP के, हो गया ना। और रूल कौन सा है, SSS रूल। नो बेटा SSS नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे साइड, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे साइड, सॉरी ये होगा साइड एंगल साइड रूल होगा, साइड एंगल साइड रूल। क्लियर इसमें, क्योंकि देखो दो भुजाएं आ रही है और एक कोण आ रहा है, लिखने में मिस्टेक होगी, तो इसमें कौन सा रूल है, साइड एंगल साइड रूल। अब देखो, अब थर्ड हमको ये करना है कि PAB, थर्ड हमको क्या प्रूव करना था, हाँ कि AP A और D को समद्विभाजित करता है। तो देखो PAB इक्वल टू PAC, क्योंकि अभी हमने बाय द CTPT रूल बताया था ना, तो इससे ये प्रूव होता है कि जो AP को बाइसेक्ट कर रहा है तभी तो वो दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो यानी ये कोण इस कोण के बराबर है, यानी AP जो है वो A को समद्विभाजित कर रहा है। और दूसरा हाँ, अब हमने वो त्रिभुज BPD और CPD लिया। अब देखो त्रिभुज कौन से, इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, BP और D ये वाला, और त्रिभुज CPD ये मैंने ले लिया, ठीक है। इनकी बात करिए, अब आप देखते रहना। अब देखो इसमें PD और PD दोनों में कॉमन है, जैसे ये छोटा वाला ऐसा बन रहा है ना, तो इसमें PD दोनों में कॉमन है, मैंने लिखा उभयनिष्ठ। उसके अंदर BD इक्वल टू CD, क्यों, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी, क्यों, वो कौन से ट्रायंगल थे, समद्विबाहु त्रिभुज था ना मेरा, तो इसलिए। और BP इक्वल टू CP, यानी ये BP इक्वल टू CP बाय द, अभी हमने इसकी सर्वांग समता प्रूफ करी थी ना इस दोनों त्रिभुज की, तो इसमें दूसरी सापेक्ष भुजाएं भी बराबर होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि BP CP के बराबर है, तो बस मैंने कह दिया BP CP के बराबर है, तो मैं कह सकती हूँ कि BPD सर्वांग सम है CPD के बाय द SSS रूल। ये हो गया।
तो अब इस चीज से मैं कह सकती हूँ कि BDP इक्वल टू CDP, BDP और CDP बराबर हैं, यानी BDP यानी ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी बराबर है। अब जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो D को बाइसेक्ट कर रही है, और हमको यही प्रूव करना था ना कि AD जो है वो A और D दोनों को बाइसेक्ट करती है। तो बस यही प्रूव हो गया कि AP बाइसेक्ट A को भी कर रही है समद्विभाजित और D को भी कर रही है, दोनों को कर रही है। क्योंकि जब दोनों कोण बराबर हो गए, जैसे मेरा ये त्रिभुज था, अब इसमें ये था और ये कोई छोटा वाला O कोण था, तो अब ये यहाँ से हाफ पार्ट में बांट रही है, तभी तो ये कोण बराबर होंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है समद्विभाजित, तो यानी ये भी बराबर होंगे। वो तभी होंगे जब वो दोनों कोण आधे आधे और बराबर होंगे उस कंडीशन में। तो बस यही हमको प्रूव करना था। और AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, तो AP, ये AP है और वो BC का लंब समद्विभाजक है, यानी उसके ऊपर लंब है, ये हमको प्रूव करना है। तो अब हम एंगल BPD और एंगल CPD मिलेंगे। बाय द CPCT रूल से हमने बता दिया कि BPD और CPD बराबर है। अब देखो BPD का है, BPD ये वाला, और CPD ये भी एक बार हमने मान लिया कि दोनों बराबर है। BP इक्वल टू CP, ये BP और CP भी दोनों बराबर होंगे बाय द CPCT रूल। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं BPD प्लस CPD इक्वल टू 180 डिग्री। ये अगर देखो तो मैं एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, सीधी रेखा है, तो इन दोनों पे जो कोण बनेंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। तो मैंने कर दिया कि BPD प्लस CPD इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको BPD और CPD दोनों बराबर हैं, ये देखो अभी मैंने यहाँ प्रूव किया ये, तो मैं दोनों को BPD लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब ये BPD और ये भी BPD, तो क्या हो गए 2 BPD। तो सिर्फ BPD क्या हो जाएगा, तो ये जो 2 है वो इक्वल टू के 180 के इस साइड आ गया, तो 180 हो गया। तो BPD की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। क्लियर, तो यानी ये 90 डिग्री आ गई, और 90 डिग्री तभी होगी जब वो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी लंबवत समद्विभाजित करेगा, उसी कंडीशन में इसकी वैल्यू 90 डिग्री आ गई। तो हो गया हमारा प्रूफ। यही तो पूछा था कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक यानी ये कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, हमको यही प्रूफ करना था। समझ में आया बच्चों? देखो ये तो क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सारी जो अपने अभी 7.1, 7.2, 7.3 अब करेंगे और 4, तो इसमें सब में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सर्वांग समता सिद्ध करने वाले, तो आपको आइडिया सर्वांग समता के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा कोण ले रहे हैं, कौन सी भुजा ले रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए तो डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है सबको इसकी, तो आपको फिर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगेंगे। सेकंड, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। देखो AD, ये कोई मेरा त्रिभुज है, AD समद्विबाहु त्रिभुज BC का शीर्ष लंब है। ये मेरा त्रिभुज ABC है और AD उसका शीर्ष लंब है। क्लियर? ऐसा कोई डायग्राम बनेगा जिसमें AB इक्वल टू AC है, AB और AC बराबर है। ये हमको, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमको पहले ही पता है कि दो भुजाएं समान है। हाँ, हमको दर्शाना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये AD है वो BC को, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो AD जो काट रहा है ना जहाँ D बिंदु पे, यानी ABD बराबर है DC के, ये हमको प्रूव करना है। दूसरा, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अब ये कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है, यानी एक, जैसे दो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, तो कोण 1 और कोण 2, तो यानी कोण 1 बराबर है कोण 2 के। ये हमको सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको कि अभी हमको करना क्या है? क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। तो क्वेश्चन आप 2 बार पढ़ लो, क्योंकि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने त्रिभुज लिए ABD ये वाला और ACD ये वाला, 2 त्रिभुज ले लिए। अब इसमें देखो मैं, ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री क्यों है? शीर्ष लंब है। देखा, शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री पे है, तो वो मेरे हो गए 90 डिग्री। दूसरा, AD इक्वल टू AD, अब ये भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है तो मैंने लिख दिया उभयनिष्ठ। क्लियर? और
ए बी इक्वल टू ए सी है, ये भी हमको लिखना है। देखो एक मिस हो गया है, तो क्या लिखूंगी, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अब इसमें दो तो मेरी भुजाएं और एक 90 डिग्री हो गया, तो कौन सा रूल हो गया, RHS रूल। क्लियर। तो मैं बोल सकती हूँ ABC सर्वांगसम है ACD के, यानी त्रिभुज 1 ये पहले वाला त्रिभुज 2 के सर्वांगसम है, तो मैंने लिख दिया। तो अब देखो, तो इस अकॉर्डिंग मैं ये भी कह सकती हूँ कि BD बराबर होगा CD बाय द CPCT रूल। जब एक त्रिभुज दूसरे के सर्वांगसम हो गया तो उसकी रिमेनिंग सारी बची हुई सारी भुजाएं बराबर होगी, तो BD CD के बराबर है बाय द CPCT रूल। यानी AD इसको बाइसेक्ट कर रही है ना, यानी इसको समद्विभाजित कर रही है, इससे प्रूव हो गया। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट रही है, तो जब वो बराबर है तो इसका मतलब यही होता है कि वो समद्विभाजित ही कर रही है। अगर वो उनकी वैल्यू अलग अलग आती तो वो समद्विभाजित नहीं थे, अभी ये समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। और बाय द CPCT रूल BAD इक्वल टू CAD, यस। तो अब ये जब वो सर्वांगसम सिद्ध हो गए, तो अब मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि ये कोण इस कोण के बराबर है बाय द CPCT रूल, है ना। तो इससे ये भी प्रूव हो गया कि BAD CAD के बराबर है। क्लियर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब देखो, एक त्रिभुज ABC और दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AM एक दूसरे त्रिभुज की PQR तथा मध्य का PN के बराबर है। अच्छा, मतलब ये कोई दो डायग्राम दे रखे हैं, उसमें एक त्रिभुज की AB भुजा PQ के बराबर है, दूसरे त्रिभुज की BM भुजा QN के बराबर है और AM भुजा PN के बराबर है, मतलब उस सापेक्ष बराबर है। तो हमको ये प्रूव करना है कि त्रिभुज ABM ये वाला त्रिभुज और PQN इसके सर्वांगसम है। देखो ये तो साफ दिख रहा है, इसकी तीनों भुजा उसकी तीनों भुजाओं के बराबर है, तो वैसे ही सर्वांगसम सिद्ध अपन को दिख रहा है। दूसरा, ABC सर्वांगसम है PQR के, मतलब ये पूरा त्रिभुज उस पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम है। ये दोनों चीजें हमको प्रूव करनी। क्वेश्चन समझ में आया अभी तक आपको? हमको करना क्या है, चलो ये कोई मेरे दो त्रिभुज हैं। अब इसमें पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला ही है। पहले तो हमको इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है और दूसरी बार में हमको इसको करना है। इन दोनों को हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो अब हमको सबसे पहले दिया क्या है, AB इक्वल टू PQ। जो हमको दिया है वो हमको देखो, ये लिखने से फायदा ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि हमारे पास क्या क्या डेटा है। अब आपको वापस क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बार बार आप देखोगे हाँ इसमें ये दिया था ये दिया था। इससे लिखने से फायदा है कि आपको एक पूरा डेटा एक जगह मिल गया। दूसरा, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR, BC, हाँ ये BC इक्वल टू BC, ठीक है, ये BC पूरा QR के इक्वल है और AM इक्वल टू PN ये इसके बराबर है। ये हो गई तीन चीजें। अब देखो, हाफ ऑफ BC क्या होगा, एक बार देखो, क्योंकि इसमें एक और चीज दे रखी है। हाँ, एक PQ तथा मध्य का PN के बराबर है। हाँ, तो देखो अब एक चीज एक इसमें बताऊं मैं आपको, इसमें BC पूरा ABC है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ BN, क्योंकि AM और PN जो इसकी वो मीडियन है माध्यिका, और माध्यिका का मतलब होता है वो सामने वाली भुजा को बिल्कुल बराबर पार्ट में डिवाइड करे। वो लंबवत हो जरूरी नहीं, हमने पढ़ा था ना शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों पिछली क्लासेस में, तो उसमें यही डिफरेंस होता है कि वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मैं BC को BM को क्या लिख सकती हूँ मैं, BM क्या है, हाफ ऑफ BC है कि नहीं, BC का आधा है, हाफ ऑफ BC इक्वल टू BM, और ये QR के केस में होगा तो हाफ ऑफ QR क्या होगा, QN होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बार मैंने डेटा रख लिया। अब मैं त्रिभुज ABM और PQN की बात कर रही हूँ, ये ABM ये वाला और PQN ये दोनों छोटे त्रिभुज की बात कर रही हूँ मैं। अब देखो, AM इक्वल टू PN, AM इक्वल टू PN, क्योंकि ये हमको गिवन है। AB इक्वल टू PQ ये भी हमको दिया है, और AM इक्वल टू QN, AM इक्वल टू QN ये हमको कैसे पता चला, अभी हमने निकाला ना, क्योंकि वो उसकी मीडियन है, तो यानी उसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो वो भी बराबर होगी। तो इससे मैं बोल सकती हूँ कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है PQN के, और कौन सा रूल, बाय द SSS रूल। सेकंड, अब हमको त्रिभुज पूरा वाला लेना है ABC और PQR। अब देखो, ये मैंने ले लिया ABC और ये PQR, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। चले स्टार्टिंग से, AB बराबर है PQ के,
ए बी बराबर है पी क्यू के, ये हमको दिया है। सेकंड, बी सी बराबर है क्यू आर के। देखो बी सी ये पूरा बराबर है क्यू आर के, ये भी हमको गिवन था। थर्ड, ए बी सी बराबर पी क्यू आर। ए बी सी ये वाला एंगल और पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि देखो हमने छोटे दोनों त्रिभुजों को तो सर्वांग सम प्रूव कर दिया ना दोनों को, तो बस इस एंगल को भी मैं बराबर रख सकती हूँ ना। तो एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के। देखो यस, तो ये हो गया ना सर्वांग सम रूल बाय, क्योंकि हमने ये कैसे निकाला? बाय द सीपीसीटी रूल। तो ए बी सी सर्वांग सम होंगे पी क्यू आर से। और कौन से रूल से होंगे? देखो इसमें रूल होगा, ये है मेरी साइड, ये भी मेरी साइड, और ये है मेरा एंगल। ओके, यानी एस एस ए रूल से, यानी दो तो मेरे साइड और एक एंगल है, तो यानी ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्ष लंब है। ये कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसके बी ई और सी एफ ये दोनों शीर्ष लंब है, दो बराबर हैं, यानी एक हिंट और है इसने दे दिया कि दोनों बराबर हैं। आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमको सिद्ध करना है। मतलब इसमें एक चीज ये दे रखी है कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, इसमें बी ई और सी एफ दोनों आपस में बराबर है। तो हमको आरएचएस यानी 90 डिग्री वाली प्रूव करके हमको ये सिद्ध करना है कि ये एक द्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी इसकी दो बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है कि बी ई सी एफ दोनों बराबर है। तो हम त्रिभुज लेंगे बी सी ई, ये वाला त्रिभुज, और दूसरा मैंने ये वाला लिया, दोनों ये त्रिभुज ले लिए। अब सबसे पहले बी सी ई और सी ई एफ, ये ई और एफ दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है? क्योंकि हमको दिया है शीर्ष लंब है। बी सी इक्वल टू सी बी, अब ये देखो ये वाली रेखा दोनों में कॉमन है ना, तो मैं लिख दूंगी ये उभयनिष्ठ है। और बी इक्वल टू सी एफ, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये भी हमको दिया है क्योंकि वो दो बराबर शीर्ष लंब है, तो यानी बराबर है। तो मैं लिख सकती हूँ कि बी ई सी सर्वांग सम है सी एफ बी के दोनों त्रिभुज बाय द आरएचएस रूल। और उसी अकॉर्डिंग मैं कह सकती हूँ कि कोण सी कोण बी के बराबर है। अब देखो कोण सी का है, कोण सी कोण बी के बराबर है, तो ये हो गए सर्वांग सम सिद्ध। तो फर्स्ट वाला सर्वांग सम हो गया। और इसमें तो और हमको ये भी प्रूव करना है कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो उसके लिए मुझे, अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो मैं कह सकती हूँ कि दो कोण बराबर है तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी, और सम्मुख भुजाएं बराबर है तो यानी वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बस यही तो प्रूव करना था कि कोण बी और सी बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। लास्ट क्वेश्चन, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये मैंने ए बी सी को समद्विबाहु त्रिभुज खींचा है। नेक्स्ट, यानी ए बी इक्वल टू ए सी, यस क्लियर है क्योंकि समद्विबाहु है तो यानी ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ए पी लंब है बी सी पर, अब जो ए पी है वो बी सी पर लंब है। हाँ, अब हमको ये दर्शाना है कि कोण बी कोण सी के बराबर है। अब कोण बी और कोण सी के बराबर है, ये हमको दर्शाना है। तो देखो अब इसमें दो त्रिभुज मैंने लिया, ए बी पी, ए बी और पी ये वाला, और दूसरा ए सी पी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज ले लिए। अब सबसे फर्स्ट दोनों में अगर पी की बात करूं तो दोनों 90 डिग्री है कि नहीं? ये पी दोनों 90 डिग्री। तो ए पी बी और ए पी सी दोनों हो गए मेरे 90 डिग्री, क्योंकि ए पी जो है वो उसकी बिल्कुल मध्य का है। हाँ, लंब है वो उस पर, सॉरी, तो लंब 90 डिग्री का होता है। अब ए बी इक्वल टू ए सी, अब ए बी और ए सी बराबर है, ये हमको शुरू में ही गिवन है ये। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू ए पी, अब देखो ये ए पी ये खड़ी लाइन देखो, ये दोनों त्रिभुजों में कॉमन है कि नहीं है? तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी पी सर्वांग सम है ए सी पी के, और कौन सा रूल? बाय द आरएचएस रूल। तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के बाय द सीपीसीटी रूल। हाँ, तो अब कोण, जैसे आपने एक त्रिभुज है ये और दूसरा त्रिभुज है ये वाला, आपने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। जब आपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, आपने बोला कि ये 90 डिग्री का है,
ये दोनों में कॉमन है और ये बराबर है इसके, इस भुजा के, तो आपने ये दोनों प्रूव कर दिया, तो ये सर्वांग सम हो गए। अब जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो आप ये कह सकते हो कि कोण बी कोण सी के बराबर है, कह सकते हो ना। और जब कोण बी कोण सी के बराबर होगा तो हम बस यही तो दिखाना है हमको कि एपी लंब है बीसी पर, तो हमको खींच के दिखाना है कि कोण बी कोण सी पे कोण बी बराबर है कोण सी के। तो यस, तो ये सर्वांग सम सिद्ध होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि कोण बी कोण सी के, और बाय द CPCT रूल। ठीक है, CPCT रूल से क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है और ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक त्रिभुज में असमीकाएं और 7.4 फिनिश करेंगे, और उसके बाद में एक प्रश्नावली ऐच्छिक भी है, हो ये भी हम इसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमारा, नेक्स्ट पार्ट में हमारा चैप्टर हम फिनिश करेंगे। तो आपसे क्या बोलूँगी मैं कि सारे जो क्वेश्चन किए हैं वो हमको सारे प्रैक्टिस करने हैं, तभी आप नेक्स्ट क्लास देखोगे। क्योंकि बच्चों अब ये अगर आप नहीं करोगे तो ये ओवरलोड बढ़ता जाएगा, तो आप जो रोज की रोज क्लास है उसको रोज का रोज सॉल्व करो, क्योंकि और तभी वीडियो फिनिश होने के बाद में तुरंत सारे क्वेश्चन करो, तो ही आपको पढ़ने में मज़ा आएगा सारे। तो नेक्स्ट क्लास में अपन 7.3 तक का पूरी फेयर कॉपी में करके फिर मिलेंगे। क्लियर करोगे ना? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन 7.4 स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों।